वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो खुद से बातें करते हुए बोली, ये दो कौड़ी की लड़की खुद को समझती क्या है? इसे क्या लगता है कि मुझे यहाँ रोक लेगी? ये मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगी। मैं इसे यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी। मैं भी देखती हूँ ये मुझे कैसे रोकती है। जब से वापस आई है सिर्फ अपनी चलाए जा रही। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी सारी जिंदगी। मुझसे उलझने के बारे में सोचेगी भी नहीं। रूम में वसुंधरा खुद से बात कर रही थी। वहीं उसके रूम के बाहर दीवार से लगकर नीति खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, सासू माँ तो ये है आपका असली चेहरा। इसका मतलब अब तक आपने जितना भी प्यार हमें किया वे सब दिखावा था। मतलब आज तक आप हमसे सिर्फ आप हमारे साथ दिखावा करती आ रही थी। आपके दिल में तो हमारे लिए बेहद नफरत है। आपका दिल तो भोला के बेल से भी ज्यादा काला निकला। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही हमें आपकी असली चेहरा तो दिखा। अब ये चेहरा हम अब्रमजू को दिखाएंगे। आपने हमें दो कुड़ी की लड़की कहा ना, अब देखना ये दो कुड़ी की लड़की क्या करती है। ये क्या करनी थी? वहां से चली गई। जब वो रूम में आई तो उसे अब्रम कहीं नहीं दिखा। उसे ना देखकर वे अपने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर मुंह फुलाते हुए बोली, पता नहीं ये पागल बिल्ला कहाँ चला जाता है। अब कहाँ ढूंढे हम उन्हें? उनसे कितनी जरूरी बात करनी थी, पर वो है कि अलादीन के जिन की तरह बार बार गायब होते रहते हैं। इधर नहीं थी। अब्रम को पूरे विला में ढूंढ रही थी तो वहीं उधर के वो गेस्ट हाउस में उस आदमी के सामने बैठा था। अब्रम को अपने सामने बैठे देखकर उस आदमी के होश उड़ गए थे। आज वो पहली बार पीठ को इतने करीब से देख रहा था। अब्रम अपने होंठों के बीच सिगरेट दबाए उसे जला रहा था। वो आदमी उसे देखकर इतना डर गया था कि अब्रम से कुछ पहनने से पहले उसने जल्दी से कहा, बीस्ट मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज बीस्ट प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। अब्रम ने अपने मुंह से सिगरेट निकालकर धुआं उसके चेहरे मुंह पर छोड़ते हुए कहा, तुझे छोड़ दो। तुझे जेसन ने शांति अपार्टमेंट को जलाकर राख कर दिया। ये सुनकर उस आदमी ने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और बोला, बीस्ट अगर मुझे पता होता कि ये जहाँ मैं बॉम्ब प्लांट कर रहा हूँ वो तुम्हारी बिल्डिंग है तो मैं कभी इस काम के लिए हाँ नहीं करता। मुझे धोखे में रखा गया बीस्ट, में जानबूझकर आपसे नहीं उलझा, मुझे फंसाया गया बीस्ट। इस बात पर अब्रम ने उसे अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए कहा, अगर तुझे इतना ही पछतावा है अपने किया का तो जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वो आदमी खुश हो गया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। तभी अब्रम ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, पर जाने से पहले मुझे उसका नाम बता जिसके कहने पर तूने शांति अपार्टमेंट में बॉम्ब प्लांट किया था। ये सुनते ही वो आदमी डर गया और डरते हुए बोला, नहीं मैं आपको नाम नहीं बता सकता। अगर मैंने उसका नाम बताया तो वो मुझे बाहर डालेगा और अगर तूने मुझे उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये कहते हुए अचानक से अब्रम के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसकी आंखों में उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी। आदमी को ऐसा लगा जैसे अब्रम ने उसे अपनी आंखों से ही शूट कर देगा। वो इतना डर गया था कि उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसे अभी भी खामोश देखकर अब्रम ने टाइगर की तरफ देखा तो वो तुरंत उसका इशारा समझते हुए लोहे की आग में दहकती सलाखों को उसके प्यास ले आया। अब्रम ने सलाखों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसके सामने किया। वो जैसे ही सलाखों को उसके सिर से छूने को हुआ कितने में ही वह आदमी जोर से चिल्ला पड़ा, बताता हूँ मैं आपको उसका नाम बताता हूँ बीस्ट। ये कहते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं अब्रम उसकी बात सुनकर रुक गया और उसने सलाखों को टाइगर को पकड़ा दिया। उसने अपने सामने बैठे आदमी को देखा और उसे बोलने का इशारा किया। वो आदमी अभी भी बहुत डरा हुआ था और अब उसे अब्रम के आगे सच बोलना नहीं था, इसलिए उसने हिम्मत करते हुए कहा, अतीस करना। उसके ही कहने पर मैंने शांति अपार्टमेंट में बॉम्ब प्लांट किया था। मुझे इसके लिए उसने बहुत सारे पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता था कि वो अपार्टमेंट आपका है बीस्ट। अगर पता होता तो मैं कभी इस काम के लिए हाँ नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए बीस्ट। अतीस खन्ना का नाम सुनते ही अब्रम की आईब्रो तन गई और वो उसे घूर कर देखने लगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और मन में ही खुद से बोला, तू नहीं सुधर सकता अतीस, पर तुझे सुधारना मुझे अच्छे से आता है। अतीस का नाम सुनकर तो टाइगर और जगवा भी हैरान रह गए थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मन में ही खुद से कहा, ये कमीना इस बार नहीं बचेगा। इस बार तो बीस्ट इसकी वो हालत करेंगे कि दोबारा बीस्ट से उलझने से पहले वो 100 बार सोचेगा। वहीं उस आदमी ने अपनी बात खत्म करते हुए अब्रम से फिर से उससे माफी मांगी और उसके सामने अपना सिर झुका दिया। तभी उसने अपने राइट पॉकेट से रखी गन को बाहर निकाला और उसके माथे पर रखते हुए कहा, तुझे नहीं पता तूने मेरा क्या नुकसान किया है, पर जो तूने किया है उसकी भरपाई तो तुझे अपनी जान देकर पूरी करनी होगी। मेरे नुकसान की कीमत तेरी जान है। ये कहकर उसने ट्रिगर प्रेस कर दिया। उसकी गन से निकली गोली उस आदमी के माइंड को चीरते हुए बाहर निकल गई और सीधा दीवार पर जा लगी। उसके सिर से निकले खून की छींटों ने अब्रम के चेहरे को भिगो दिया। उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया था। अब्रम अपनी जगह पर उठा और जाते हुए बोला, साफ करो इस जगह को, मुझे ये जगह पहले की तरह क्लीन चाहिए। ये बोलकर वो चला गया। टाइगर और जगुआर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए थे। आज काफी दिनों बाद उन्होंने फिर से बेस्ट का क्रूर रूप देखा था। अब्रम गेस्ट हाउस से निकल सीधा विला आ गया था जब से उसने अतीस खन्ना का नाम सुना था।
उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। जब सुधा की नज़र उस पर पड़ी तो उसका ऐसा रूप देखकर वो भी हैरान रह गई। डर से उसका गला सूख गया और उसने पिलर से को कसर पकड़ लिया और उस पर नज़र गड़ाए हुए ही बोली, ये तो आज फिर से जानवर लग रहा है। अब इसने किसका खून कर दिया? कहीं इसने इस आदमी को मार तो नहीं दिया? पर क्या उस आदमी ने मरने से पहले उसका नाम बताया? ये सब अब मैं कैसे पता करूँ? बोलते हुए वसुंधरा ने इधर उधर देखा और आगे कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ सोचकर वो उसके पीछे पीछे चली गई। वहीं जैसे ही अबरम अपने कमरे के पास पहुंचकर अंदर जाने को हुआ कि तभी कमरे के अंदर से बाहर आ रही नीति उससे टकरा गई। टकराते ही वह नीचे की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती अबरम ने उसका हाथ एक हाथ पकड़ लिया और वो उसके हाथ के सारे हवा में ही लटकी रह गई। नीति ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो झुंझलाकर बोली, पागल बिल्ली, आप देखकर नहीं चल सकते क्या? आपने फिर से हमें टक्कर मार दी। आपसे टकराने पर आपको तो कुछ नहीं होता, नुकसान हमारा ही होता है। हम अभी गिर जाते और हमें चोट लग जाती, ये कहते वो उसने अपनी पलकें उठाकर अबरम की तरफ देखा। जैसे ही उसकी आंखें अबरम की आंखों से मिली वो डर गई। उसका खून से लाल चेहरा देखकर नीति की धड़कनें तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसके डर को भ्रम भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में पकड़ा नीति का हाथ धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। इससे पहले कि उसका हाथ अबरम के हाथ से छूटता उसने तुरंत ही उसे ऊपर खींच लिया। नीति के दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर आकर स्टेबल हो गई। वो अभी भी अपनी इतनी सहमी आंखों से उसे ही देख रही थी। अबरम ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए उसे लेकर अंदर आ गया। उसने दरवाजे को अपने एक पैर से धक्का देकर बंद कर दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। नीति उसे देखते हुए धीमे कदमों में चलकर उसके पास गई और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए उससे बोली, क्या आपने किसी को? उसकी अधूरी बात को पूरा करते हुए अबरम ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मैंने किसी का खून किया है। मैं अभी अभी किसी को मार कर आ रहा हूँ। और तुम इतना डर क्यों रही हो टर्टल? क्या तुम मुझे ऐसे पहली बार देख रही हो? अब बात डाल लो टर्टल मुझे ऐसे देखने की, क्योंकि मैं शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता। तब तक मैं ऐसे ही खून की होली खेलता रहूंगा और अब तुम हर रोज मुझे ऐसे ही देखोगी। ये सुनकर नीति दंग रह गई। एक पल के लिए जैसे उसकी सांसें रुक सी गई थी, तभी अचानक से अबरम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच कर वो अपने बगल में बैठा लिया। उसने अपना सर नीति की गोद में रखा और अपने पैर को सोफे के कान पर रख दिया। फिर उसके हाथ को अपने सिर पर रखते हुए अपनी आंखें बंद करके उसने कहा, टर्टल मुझे सुकून चाहिए। नीति जो उसकी बातें सुनकर रोने लगी थी, उसने अपने मन को पक्का किया और फिर धीरे धीरे उसका सर सहलाते हुए अपनी आंखों में आए आंसू को बहने से रोकने की कोशिश करने लगी। पर उसके ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क अबरम के गाल पर जा गिरा और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। नीति का आंसू से भीगा चेहरा उसके सामने था और उसे घूर कर देख रहा था। नीति उसे देखते हैं ना चाहते हुए भी रो पड़ी। ये देखकर अबरम ने खुद को कंट्रोल किया और उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती टर्टल। तुम भी सेज अबरम से चौहान हो, तुम्हें मेरी तरह खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इस पर नीति रोते हुए बोली, नहीं बना सकते हम खुद को, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ये सब हमसे। हम आपको इस तरह नहीं देख सकते। ये बोल उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के सिरे को टेबल पर रख पानी के जग में गिला किया और अबरम का चेहरा साफ करने लगी। उसने अच्छे से अपने दुपट्टे से उसका चेहरा पोंछा और खून खून के हर एक दाग को उसके चेहरे से मिटा दिया। उसने एक नज़र अपने दुपट्टे को देखा तो उसका दुपट्टा खून में लाल हो गया था। फिर उसने अपने दुपट्टे को अबरम को दिखाते हुए कहा, देख रहे हैं आप, ये लाल रंग प्यार का नहीं खून का है। हम आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीने देंगे। हमें नहीं पता आप कहती थी में ऐसा क्या हुआ है कि आप ऐसे बन गए। आपको भले ये जिंदगी अच्छी लगती हो पर हमें अच्छी नहीं लगती। अबरम जी, हम आपको इस तरह नहीं देख सकते। वो बोलते हुए रोए जा रही थी और उसकी आंखों से निकल रही आंसू की बूंद को अबरम अपनी हथेली से इकट्ठा कर रहा था। नीति ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हर लड़की की तरह हम भी चाहते हैं कि हमें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। हम आपके साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसी जिंदगी नहीं जिसमें प्यार का रंग नहीं बल्कि एक खून का लाल रंग शामिल हो। आप समझते क्यों नहीं? हमें आपके लिए डर लग रहा है। हर पल हर समय हम डरते रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? आपने एक बार फिर हमारे बारे में सोचा है कि आपकी टर्टल आपके बिना कैसे रहेगी? ये बोलते हुए फुक कर रो पड़ी। तभी अपने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम्हें ये किसने कहा कि मुझे कुछ हो जाएगा? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा टर्टल। मेरी चिंता मत करो। मुझे मारने वाला अभी इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ। बेकार की बातें सोचना छोड़ दो और खुश रहो। मुझे कुछ नहीं होगा। होगा तो उन लोगों को जिन्होंने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। अब जब तक मैं उन लोगों को उनके किए की सजा नहीं दे देता तब तक तुम भी बदल नहीं सकती। अबरम की टोन सॉफ्ट थी मगर खौफ से भरी थी। उसकी बातें नीति का दिल दहला रही थी। वो हैरान नजर से उसे देखने लगी। उसके होंठ खामोश थे पर उसकी आंखें लगातार अबरम से सवाल कर रही थी और आंसू वो तो अपनी जगह बनाकर फिर से बह निकले थे। ये देखकर अबरम ने अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे रख दिया और फिर उसके सिर को धीरे
धीरे कर अपने ऊपर झुकाने लगा। निधि अपनी बेचैन आंखों से उसे देखे जा रही थी। वहीं अभरम ने अपने और उसके बीच के सभी फासलों को मिटाकर उसके सिसकते होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वो उसके दर्द को, उसके बेचैन मन को शांत करना चाहता था, इसलिए आज वो उसे पेशनेट नहीं बल्कि सॉफ्टली किस कर रहा था। धीरे धीरे निधि भी उसकी किस में पार्टिसिपेट करने लगी और तभी उसने अभरम के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। करीब 15 मिनट बाद तक मैं दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। जब निधि उससे अलग हुई तो ना केवल उसका चेहरा बल्कि उसकी आंखें भी लाल थी। वो उसे देखते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी अभरम ने उसे देखते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे अपने होठों से छूकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तो नहीं पता कब, पर बहुत जल्द मैं तुम्हें ऐसी लाइफ दूंगा जैसी तुम चाहती हो। पर क्या तब तक तुम इंतजार करोगे? नीति ने सुबकते हुए धीरे से सिर हिलाया और फिर अपने नाक को रगड़ते हुए भारी आवाज में बोली, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। ये कहकर उसने अभरम का हाथ सिर अपने गोद से हटाया और उठकर जाने लगी। तभी उसने नीति का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। नीति उठने लगी तो उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, मेरे साथ आज रात पार्टी में चलोगे? नीति ने चौंक कर तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, पर आप तो हमें सबके सामने नहीं ले जाना चाहते, फिर क्यों आप हमें पार्टी में लेकर जा रहे हैं? अगर किसी ने हमें आपके साथ देख लिया तो? इस पर अवरोह ने कहा, तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुन नीति सोचने लगी, कभी कभी इन्हें क्या हो जाता है, कभी ये हमें सबसे छुपा कर रहने के लिए कहते और कभी खुद ही हमें सबके बीच लेकर जाते हैं। कहीं हमारी पागल बिल्ली का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कहीं वो पगला तो नहीं गए? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो हम एक पागल की बीवी कहलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अवरम जी, हम आपको पागल नहीं होने देंगे। हम किसी अच्छे डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे। नीति उसकी गोद में बेटी खुद से ही बातें करने में मगन थी। मैं तो वहीं अवरम ने अचानक ही उसके कान पर बाइट कर लिया। उसके मुंह से आह निकल गई और वह अब उसका अपना कान सहलाते हुए उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए बोली, यह क्या किया आपने? इस पर अभरम ने कहा, तुम्हें तुम्हारे ख्यालों की दुनिया से निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। टर्टल नीति उसे अपना मजाक उड़ाते देखकर मुंह बनाकर उसे देखने लगी तो वहीं अभरम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, जाओ जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नीति ने उसकी गोद से उठते हुए एक कुशन उठा लिया और फिर बाहर जाते हुए उसने कुशन को अभरम को फेंक कर मारा और उसे जीभ चिढ़ाकर चली गई। अभरम ने उसे खुद को चिढ़ाते देखकर कहा, बच कर जाओगी कहाँ? टर्टल, वापस तुम्हें इसी कमरे में ही आना है। वही वसुंधरा नीति के रूम से बाहर निकलने से पहले ही वहां से चली गई थी। वो सीधा अपने रूम में आई और मुंह बनाकर खुद से बोली, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी देर तक वहां खड़े रहने का। अबरम का रूम साउंड प्रूफ है, कुछ सुनाई नहीं दिया। पता नहीं दोनों ने क्या बात की है। एक तो इस लड़की की वजह से मेरा इस घर से निकलना मुश्किल हो गया है और ऊपर से आज अबरम का पृष्ठ रूप में दिखना पता नहीं वो किसके ऊपर कहर बनकर टूटेगा। इधर नीति मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने टाइगर आ गया। टाइगर की नजरें अपने फ़ोन पर थी और वह अपना फ़ोन चलाते हुए जा रहा था। उसे देखते ही नीति जल्दी से उसके पास गई और उसके सामने जाकर बोली, टाइगर भैया। उसकी आवाज़ सुनते ही टाइगर ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। नीति को देखकर वो भी खुश हो गया था। भले ही वो कराई थी पर वो उसे आज मिल रहा था। नीति ने उसे नजर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को चारों तरफ घुमाया। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने टाइगर से पूछा, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? टाइगर ने सिर नाम हिलाता होगा, नहीं क्वीन, मैंने कोशिश की पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर नीति ने अपना एक हाथ उसके सामने फैला दिया और बोली, वो हमें दे दीजिए, हम पता करते हैं वो किसका है। टाइगर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उसे ने अपनी जेब से वो ब्रेसलेट निकालकर नीति के हाथ में रख दिया। नीति ब्रेसलेट को देखते हुए मन में ही खुद से बोली, पहले तो हमें भी यही नहीं पता था कि ये किसका होगा, पर आज हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये ब्रेसलेट वसुंधरा माँ का है। इस घर में सिर्फ गिनती की कुछ ही औरतें रहती हैं और ऐसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी सिर्फ वसुंधरा माँ और हमें कैरी कर सकते हैं। ये हमारा है नहीं, ये हमारा है नहीं तो बची कौन? वसुंधरा माँ। ये पक्का उनका ही ब्रेसलेट है। अगर हम सीधे सीधे आपसे हम इस बारे में पूछेंगे तो आप हमें कभी सच नहीं बताएंगे, इसलिए अब हम अपने तरीके से आपके मुंह से सच निकलवाएंगे। टाइगर जो उसे ही देख रहा था वो इतनी देर से नीति को ब्रेसलेट को घूरते देखकर उसे टोकते हुए बोला, क्वीन क्या आप जानती है ब्रेसलेट किसका है? उसके सवाल पर नीति ने वो ब्रेसलेट को देखते हुए कहा, हाँ भी और नहीं भी, अभी हम श्योर नहीं है, जैसे ही हम श्योर होंगे हम आपको बता देंगे भैया। बोलते हुए उसने टाइगर की तरफ देखा और आगे कहा, क्या आपने इस ब्रेसलेट के बारे में किसी को बताया है? टाइगर ने तुरंत कहा, नहीं क्वीन, आपने मना किया था इसलिए मैं इस बारे में बीस्ट को भी नहीं बताया। इस बात पर नीति मुस्कुराते बोली, थैंक यू भैया, और अब इस बारे में किसी को बताइएगा भी मत। ये बोलकर वे जाने लगी तो टाइगर ने उसे रोकते हुए
कहा "कविन, क्या आपको किसी पर शक है?" ये सुनते ही नीति रुक गई और पलटकर उसे देखते हुए बोली, "हाँ, शक तो है, पर अगर हमने उसका नाम बता दिया तो आप लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, पर समय आने पर हम सबको सच बताएंगे, सबूत के साथ, ताकि आप लोगों की आंखों पर बंधी झूठ की पट्टी को हम हटा सके और आपको सच दिखा सके, वो सच जो सालों से आपके सामने रहकर भी आपसे छुपा हुआ है।" नीति की गोल-गोल बातें सुनकर टाइगर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी बातों का क्या मतलब था, वो कहना क्या चाहती थी। क्या वो विला में हो रही साजिशों के पीछे छुपे इंसान को पहचान गई है? टाइगर के मन में ये सवाल तो उठा, पर वो उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि नीति नीति ने तुरंत ही अपनी बात में उसका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया था। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, "टाइगर भैया, वहाँ जाने के बाद हमारी सोना से सिर्फ एक बार ही बात हुई है, उसके बाद हमारी दोबारा बात नहीं हो पाई। अब हम उसे कॉल कर रहे हैं तो उसका नंबर नहीं लग रहा। क्या आप बताएंगे वे कहाँ है? वो ठीक तो है ना?" उसके सवाल पर टाइगर ने मन ही मन खुद से कहा, "आपको क्या बताऊं केविन, जब मुझे खुद ही उसके बारे में कुछ नहीं पता। उस दिन के बाद से तो वो अचानक कहीं गायब हो गई है, ना फ़ोन उठाती है, ना उसका फ़ोन लगता है। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कुछ पता नहीं। मैं तो उस गाँव का एड्रेस लेना भी भूल गया। शायद वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है।" ये सब सोचते हुए टाइगर के चेहरे पर एक दुःख उभर आया और उसका चेहरा उदासी से भर गया। नीति जो उसे ध्यान से देख रही थी, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, "क्या हुआ भैया? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या सोना से आपकी लड़ाई हो गई है?" नीति के सवाल पर टाइगर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, "लड़ाई होती तो मैं उसे मना भी लेता, पर वो तो मुझे छोड़कर चली गई। पर क्यों? वो आपको क्यों छोड़कर चली गई?" बोलते हुए नीति के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वहीं टाइगर ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, "उसके सामने मेरा सच जो आ गया था, वो सच जो सिर्फ आप जानती है, वो पहचान जो मेरी टाइगर नाम से है, वो सच उसके सामने आ गया और वो इस सच को हैंडल नहीं कर पाई और मुझे छोड़कर चली गई।" उसकी बात सुनकर नीति समझ गई थी कि सोना के सामने टाइगर का कौन सा सच आया होगा। तभी उसने टाइगर के समझाते हुए कहा, "वो छोड़कर गई है, वो तो वापस भी आएगी। हम उसे वापस लेकर आएंगे। वो ऐसे कैसे आपको छोड़कर जा सकती है? हम उसे वापस लेकर आएंगे भैया। उसे आपको समझना होगा, आप गलत नहीं है, ना कुछ गलत करते हैं।" नीति को खुद कितनी परवाह करते देखकर टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, "क्वीन, आप सच में बहुत अच्छी है। सच में हमारे बीस्ट बहुत लगी है। उनकी लाइफ में आप है। आपके आने से बीस्ट पूरी तरह चेंज हो गई।" नीति उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई। तभी उसे याद आया कि अब हमने उसे खाना लाने के लिए कहा था। ये याद आते ही वे एक हाथ अपने सिर पर रखकर चौंकते हुए बोली, "अरे, हम तो भूल ही गए, पागल बिल्ला भूखा बैठा है। उन्होंने हमें खाना लाने के लिए भेजा था भैया। अब हम आपसे बाद में बात करते हैं। अगर उन्हें टाइम पर खाना नहीं मिला तो वो हमें खा जाएंगे।" ये बोलकर वे सीधा किचन की तरफ भागी। वहीं उसे बीस्ट का इतना ख्याल रखते देखकर टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, "सच में क्वीन, आप बीस्ट की लाइफ में गॉड गिफ्ट बनकर आई है।" इधर नीति किचन में आ गई और अब्रम के लिए खाना सर्व करने लगी। उसने जल्दी से उसके लिए प्लेट लगाई और प्लेट लेकर वह मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से उसके सामने चूहा आ गया। नीति चूहे को देखकर डर गई और उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। प्लेट में रखा सारा खाना फ्लोर पर बिखर गया। ये देखकर उसका मुंह बन गया और वो अपनी एक उँगली अपने दांतों के बीच रखते हुए बोली, "क्या हो गया? ये हम कोई भी काम सही से नहीं कर सकते क्या? पर यहाँ चूहा कैसे आया?" कहते हुए उसने चूहे को इधर-उधर देखा, पर उसे चूहा कहीं नहीं दिखा। वो वापस मुँह लुटकाए किचन में आई और वापस से अभरम के लिए प्लेट लगाने लगी, जिसे पतीले में अभरम की फेवरेट सब्जी रखी थी। उसके ऊपर एक टोंग रखा था सब्जी निकालने के लिए। नीति ने जैसे ही टोंग को पकड़ा, उसकी जोर से चीख निकल गई और टोंग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। नीति ने जब अपना हाथ देखा तो उसका हाथ पूरा लाल पड़ चुका था और टोंग को पकड़ने के निशान उसके हाथ पर छप गए थे। उसके हाथ में तेज जलन हो रही थी। वो जल्दी से सिंक के पास आई और टैप ओपन करो, उसने टैप के नीचे अपना हाथ रख दिया। जैसे ही ठंडा पानी उसके हाथ पर गिरा, उसकी जलन कुछ कम हुई और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। कुछ देर तक वो ऐसे ही अपने हाथ को टैप के नीचे लगाए खड़ी रही। जब उसे काफी हद तक आराम मिल गया तो उसने टैप को बंद करते हुए खुद से कहा, "जब हम पहले यहाँ आए थे तब तो ये टोंग यहाँ पर था, वहाँ पर नहीं था। फिर अचानक से टोंग वहाँ पर कैसे आ गया?" खुद से बात करते हुए काउंटर के पास आई और प्लेट उठाकर जाने लगी। तभी उसकी नजर नीचे गिरे टोंग्स पर गई और उसे देखते हुए बोली, "जरूर किसी ने जानबूझकर इसे गर्म करके पतीले के ऊपर रखा है ताकि हम छुए और हमारा हाथ जल जाए।" ये बोल उसने मन में ही खुद से कहा, "ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं सासू माँ, ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब देखिए, कल सुबह का सूरज निकलते ही हम क्या करते हैं? आपने हमारा हाथ जलाया ना, हम आपका दिल जलाएंगे। आपके चेहरे से ये फीकी मुस्कुराहट भी हम छीन लेंगे।" नीति को वसुंधरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वहीं वो उसका हाथ जला देकर खुश हो रही थी। वसुंधरा ने ये सब अपनी आंखों से देखा था और उसका हाथ जलते देखकर वो तुरंत ही वापस से अपने रूम में आ गई थी और इस बात से खुश हो रही थी कि उसने नीति को
दर दिया। वो अपनी साड़ी के पल्लू को नचाते हुए एकदम कमरे में इधर से उधर टहलते हुए खुद से बोली, कैसा लगा नीति अपनी सासू माँ का अत्याचार? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मुझे यहाँ रोक कर तुमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अब तुम खुद ही मुझे इस घर से बाहर लेकर जाओगी। वो सुंदरा के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी और उसकी आंखों से शैतानियत झलक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे नीति को परेशान करने के न जाने कितने ही तरीके सोच रखे हो। वहीं उधर उसका सामना करने के लिए अब नीति भी पूरी तरह से तैयार थी। वो खाने की प्लेट लेकर अपने रूम में आई और मुस्कुराते हुए वे अब्रम के सामने गई और खाने की प्लेट टेबल पर रखकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी के तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जाने अनजाने में नीति का वही हाथ पकड़ा था जो हाथ टोंक से जल गया था। अब्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए अब्रम के उसके हाथ पकड़ते ही उसे दर्द होने लगा और उसके मुंह से एक दबी दबी सिसकी निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके हाथ जलने की सच्चाई अब्रम के सामने आए, इसलिए उसने अपने दर्द को बर्दाश्त किया और जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान सजाते हुए वो पीछे मुड़ी और उसे देख बोली, क्या हुआ? आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? आपको खाना खाना था ना, तो हम ले आए आपके लिए खाना। अब हमारा हाथ छोड़िए, हमें जाना है। बोलते हुए नीति अपनी कलाई को घुमा रही थी। वहीं अब्रम ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं खाना खा लूंगा, पर तुम कहाँ जा रही हो? नीति को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बहाना बनाए। साथ ही उसके हाथ में अब तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। अब्रम ने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसने सुकून की सांस ली और अपनी हथेली को चोर नजरों से देखने लगी। अब्रम खाना खाने लगा, तभी उसने स्पून उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर नीति ने जल्दी से अपना मुंह खोल लिया, पर तभी उसे परेशान करते हुए अब्रम ने खाना उसके मुंह की जगह अपने मुंह में डाल दिया। ये देखकर नीति की आंखें बड़ी हो गई और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। अगले ही पल उसने अपना मुंह बंद किया और आंखों को छोटा कर घूरते हुए बोली, आपने ये जानबूझकर किया ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बोल वो उसे अपने दोनों हाथों से मारने लगी। इससे पहले कि उसका हाथ अब्रम को यहाँ वहाँ नोचते, उसने जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़ पीछे कर उसकी कमर से लगाते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। तभी नीति के मुंह से एक आह निकल गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। दरअसल उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा था, पर वो नहीं चाहती थी कि अब्रम उसके चेहरे पर आए दर्द को देखे और उसने सवाल करे, इसलिए उसने अपनी आंखों में आए आंसू को छुपाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा घुमा लिया। वहीं अब्रम को लग रहा था नीति उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए उसने अपनी शरारतों को थोड़ा और बढ़ाते हुए उसने अपने पकड़ को कस दिया और उसके ऊपर झुकने लगा। नीति के मुंह से फिर से एक दर्द भरी आह निकल गई। जैसे ही उसकी नजर उसकी आंखों से बह रही आंसुओं पर गई, अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा कठोर हो गया। वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए अपनी कठोर आवाज में बोला, टर्टल ओपन योर आइज। नीति ने धीरे से उसकी गर्दन को ना हिला दे देखकर अब्रम को और गुस्सा आ गया और उसने साइडली कहा, टर्टल आई सेड ओपन योर आइज। उसे चिल्लाते देखकर वो डर गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। वो उसे ही गुस्से में देख रहा था। दर्द बर्दाश्त करने की वजह से नीति की आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। अब्रम ने जैसे ही उसकी लाल आंखों में देखा उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? नीति ने धीरे से ना में अपना सर हिला दिया। ये देखकर अब्रम ने उसके हाथ को और कस के उसके पकड़ लिया तो उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगा और दर्द से उसके होंठ सिसकने लगे। उसने जल्दी से उसके हाथ को आगे किया और उसके बाद मुट्ठी को खोलने लगा। नीति अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया हुई थी और खोल ही नहीं पा रही। तभी अब्रम ने उसे पलके उठाकर देखा और आंखों से ही बोल नहीं दिया। उसके गुस्से वाली आंखें देखकर उसने तुरंत ही अपनी मुट्ठी को खोल दिया। जैसे ही अब्रम ने उसका जला हुआ हाथ देखा उसकी आंखें छोटी हो गई और वो जल्दी से उसकी हथेली पर फूंक मारते हुए उससे बोला, टर्टल तुम्हारा हाथ कैसे जला? टर्टल बताओ मुझे तुम्हारा हाथ कैसे जला? नीति उसे देखते हुए मन में ही बोली, क्या फायदा बताने का? बताएंगे भी तो आप भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको सबूत चाहिए और सबूत हमारे पास है ही नहीं। और जो हम जिस पर इल्जाम लगाएंगे वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, वो सुंदरा सिंह चौहान है, एक साथी खिलाड़ी। उसने आज तक आपको धोखा दिया है और बचपन से आपको धोखे में रखती आई है। इतनी आसानी से वो अपना सच आपके सामने नहीं आने देगी, इसलिए हम चाहकर भी उसके बारे में आपको नहीं बता सकते। अब्रम जी, नीति मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। वहीं उसे इतनी देर से खामोश देखकर अब्रम ने उसके बाह पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए कहा, टर्टल मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? नीति तुरंत अपने सेंस में आई और जल्दी से बोली, वो हम आपके लिए खाना गर्म कर रही थी और गलती से हमने गर्म गर्म टोंग पकड़ लिया और हमारा हाथ जल गया। आई एम सॉरी टर्टल, सॉरी माय फुट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारा इतना हाथ जल गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। अब्रम उस पर चिल्ला रहा था, या कहे कि वो अपने गुस्से में ही अपना प्यार उसके लिए अपनी परवाह को जता रहा था। ये बोलते हुए उठा और जल्दी से ओल्टमेंट लाकर उसके हाथ पर लगाते हुए उसने आगे कहा, टर्टल तुम्हारी बेवकूफ हरकतों ने तुम्हें कितना हर्ट किया है, तुम्हें अंदाजा भी है। देखो तुम्हारा हाथ कितना जल गया है। जो दर्द नीति को थोड़ी देर पहले महसूस हो रहा था अब
अब्रम की बातें सुनकर वो दर्द कहीं गायब हो गया था। उसे होने वाला दर्द अब उसे अब्रम के चेहरे पर दिखाई दे रहा था और वो उसे खुद को भी डांटते देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही अब्रम ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, वो फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला, टर्टल, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम हंस रही हो। अपने ये दांत दिखाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर नीति मुस्कान और गहरी हो गई और वो उसे अपनी पूरी बत्ती से दिखाने लगी। उसकी इस हरकत ने अब्रम को और चिढ़ा दिया और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच कर बोला, स्टॉप टर्टल स्टॉप लाफिंग और एल्स आई विल पनिश यू। नीति अपनी मुस्कान को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम अब नहीं हंसेंगे, हम चुप है। ये कहकर उसने दूसरे हाथ के फिंगर को अपने होठों पर रख लिया। अब्रम ने उसे देखकर सिर हिलाया और उसकी हथेली पर ऑइंटमेंट लगाते हुए फूंक मारने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द दिख रहा था। नीति उसे खुद की इतनी चिंता करते देखकर प्यार भी नजरों से उसे देखने लगी। तभी उसने अपना एक हाथ गाल के नीचे रखा और अब्रम को देखते हुए मन में खुद से बोली, एक टाइम था अब्रम जी जब आपको हमें परेशान करके हमें टॉर्चर करके हमें तकलीफ में देकर खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था, पर आज हमें दर्द में देखकर आपको भी दर्द हो रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था एक दिन इतना दर्द होने देने वाला इंसान हमसे इतना प्यार करने लगेगा कि चोट हमें लगेगी और दर्द उसे महसूस होगा। उसे खुद पर प्राउड फील हो रहा था, अपनी किस्मत को वो नाज कर रही थी। उसे इतना चाहने वाला पति मिला था। जैसे ही अब्रम ने अपनी पलकों को उठाकर उसे देखा तो उसे मुस्कुराते देखकर फिर से उसकी आंखें छोटी हो गई और वो नीति को घूरते हुए बोला, टर्टल, तुम फिर से हंस रहे हो। ये सुनते ही नीति उस पर भड़कते हुए बोली, तो आप ही बता दीजिए हम क्या करें। अब्रम जी, हम रोते हैं तो आप हमें रोने नहीं देते, हंसते हैं तो हंसते नहीं देते, तो हम क्या करें, कैसे रहे हम। ये सुनती उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई और उसने अपनी उंगली को नीति के होठ पर रखते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप रहो। ये कहकर वो उसकी आंखों में देखने लगा। नीति भी अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उसे ही देख रही थी। दोनों को ही और दूसरे की आंखों में देखते हुए कुछ फील हुआ और अचानक से अब्रम का मूड बदल गया। वो उसके होठों के कॉर्नर को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। उसका ये करना हमेशा ही नीति की धड़कनों को बढ़ा देता था। वो तेज तेज सांस लेने लगी और उसकी पलकें खुद ही झुक गई। ये देखकर वो आगे बढ़ा और उसके ऊपर झुकने लगा। इससे पहले कि वो अपने और उसके बीच के फासले को मिटाता, नीति के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। अब्रम जल्दी से पीछे हुआ और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ टर्टल, तुम चिल्लाई क्यों। नीति ने उसे देखते हुए मुंह बनाकर कहा, आपने हमें हर्ट किया। कहते हुए उसने नीचे देखने का इशारा किया। अब्रम जब नीचे देखा तो उसे खुद पर ही गुस्सा आया। उसने जाने अनजाने में उसके जले हुए हाथ को फिर से ही पकड़ लिया था। उसे उसका अफसोस हुआ कि उसने नीति को दर्द को बढ़ा दिया है। तभी अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दर्द मैंने दिया है तो उसे दूर भी मैं करूंगा। ये कहकर वो झुक गया और उसके हाथ को शिद्दत से चूमने लगा। वो करीब 5 मिनट तक उसकी हथेली को चूमता रहा। इस बीच नीति की आंखें उसे देखते हुए एक पल के लिए भी नहीं झुकी थी। वे बिना पल के झपकाए ही उसे देख रही थी। तभी अब्रम ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है। नीति ने धीरे से अपने सिर को नाम हिला दिया और झट से उसके गले लग गई। अब्रम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इधर वो टाइगर अपने फोन में सोना की फोटो को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा सच जानकर मुझे छोड़कर चली जाओगी। अगर इस बात का तुम थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं भी कभी तुमसे प्यार ही नहीं करता। जंगली बदरिया, कम से कम जाने से पहले मुझसे एक बात तो की होती, मुझे समझाने का एक मौका तो दिया होता। टाइगर के चेहरे पर अफसोस झलक रहा था और उसे सोना की बहुत याद आ रही थी। तभी उसने सोना का नंबर डायल किया और फोन अपने कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से कंपनी का वॉइस मेल सुनने के बाद उसने कॉल काटते हुए कहा, अब जब छोड़कर चली गई हो तो कभी लौट कर मत आना और कोशिश यही करना कि मेरी नजरों से कभी ना हो, क्योंकि अगर तुम मुझे मिली तो मेरे दिल के साथ खेलने की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मिस सोना कहते हैं हुए अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए थे और वह बहुत गुस्से में लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था अगर अभी सोना उसके सामने होती तो वह सपने वो रो दिखाता जिसकी वजह से अब्रम ने उसे टाइगर कोड नेम दिया था। दूसरी तरफ अब्रम के कमरे में मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। तभी नीति ने उसे ब्लेजर पहनाते हुए कहा, जल्दी आना, हम आपका इंतजार करेंगे। अब्रम उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता टर्टल। इस पर नीति ने उसके ब्लेजर को ठीक करते हुए कहा, जानते हैं हम अपने बागड़ बिल्ले को, अगर जरूरी नहीं होता तो वह आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाते। दरअसल अब हम इस पार्टी में नीति को भी अपने साथ ले जाने वाला था, पर उसका हाथ जल जाने की वजह से उसे छोड़कर जा रहा था। उसने प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया और चला गया। अब जिस पार्टी में जा रहा था उस पार्टी में अतीश खन्ना भी आने वाला था। आज इतने टाइम बाद फिर से और उसका अतीश का सामना होने वाला था। अब दोनों के सामने आने से कौन सा धमाका होने वाला था ये तो वक्त ही बताने वाला था। अब्रम जा चुका था और नीति अपने कमरे में थी। वो अपने जले हुए हाथ को देखते हुए सोच रही थी, कैसे हम वसुंधरा माँ का सच आपके सामने लाएंगे। कोई भी इतनी आसानी से हम पर भरोसा नहीं करेगा और हाँ, पर हमें ये करना ही होगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर हम आपका सच तो ब्रह्मजिम के सामने ला कर रहेंगे। नीति बहुत परेशान लग रही थी। वसुंधरा
के खिलाफ उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ देर और बालकनी में रुकने के बाद वो रूम में आ गई और बेड पर जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में एक बिजनेस पार्टी थी, इसलिए सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में शामिल हुए थे। कोई अपने नए रिलेशन बना रहा था तो कोई अपने बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर अपने रिश्ते को सुधार रहा था। सभी पार्टी में आ चुके थे। अतीश भी अपनी बॉडी गार्ड रुस्तम के साथ पार्टी में शामिल था। जब से समर्थ कोमा में गया था उसके बाद से अतीश हर जगह अपने बॉडी गार्ड को ही ले जाता था, पर अबरम वो अभी तक नहीं आया था। जैसे ही वो टाइगर के साथ पार्टी हॉल में आया, सबकी नजर उसके ऊपर ही ठहर गई और कुछ ही मिनटों में सबने उसे घेर लिया। अबरम उन्हें इग्नोर कर इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें अतीश खन्ना को ढूंढ रही थी, जो वहां लोगों की भीड़ में कहीं छुपा हुआ था। सबसे मिलते हुए वो पार्टी के सेंटर में पहुंचा, तभी अचानक से उसके सामने एक हाथ आ गया। अबरम ने गर्दन घुमाकर देखा तो वह हाथ अतीश का था, जो उसे वाइन ऑफर कर रहा था। अबरम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और उसके हाथ को से वाइन का गिलास लेकर बोला, मुझे अच्छा लगा, तुम अपनी औकात नहीं भूले, तुम्हें याद है कि तुम्हारी जगह कहाँ है। उसके बाद पर अतीश सरकास्टिकली मुस्कुराया और अबरम से नजर मिलाते हुए कहा, किसी को ड्रिंक सर्व करने से कोई नौकर नहीं बन जाता, मैं तो बस तेरे दुख को कम कर रहा था। अभी अभी तूने इतना बड़ा लॉस जो सहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही तुझे उससे निकलने में। इस बात पर अबरम ने कहा, मेरे बारे में इतना मत सोच कि अपने बारे में सोचने के लिए तुझे समय ही ना मिले। और रही बात मेरे लॉस की, तो तू मुझे अभी नहीं जानता, मैं अपने नुकसान की भरपाई सूद समेत वापस देता हूँ। अतीश उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगा। वहीं अबरम उसे देखते हुए सरकास्टिक वे में मुस्कुराया। तभी अतीश का फोन रिंग हुआ। फोन की रिंग सुनते ही वो अभी भी अबरम को घूर रहा था। तभी उसने अपनी मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, रिसीव कर ले, तेरे लिए ही ये कॉल है। उसकी बात सुनकर अतीश ने उसे घूरते हुए कॉल रिसीव की और फोन अपने कान पर रख लिया। जैसे अतीश ने फोन अपने कान पर लगाया, एक जोर की धमाके आवाज उसके कानों में गई। आवाज सुनते ही उसने तुरंत फोन अपने कान से दूर किया। उसे ऐसा लगा जैसे बॉम्ब उसके कान के पास ब्लास्ट हुआ हो। अबरम की मुस्कान उसका रिएक्शन देखकर और गहरी हो गई। अतीश ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, ये सब क्या है बेस्ट। अबरम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। ये सुनते ही अतीश की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से देखने लगा। अबरम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तू छुप कर वार करता है पर मैं सामने से करता हूँ। अतीश ने गुस्से में अपने फोन को मुट्ठी में भींच लिया और अपने हाथ को उसे देखते हुए नीचे करने लगा। ये देखकर अबरम ने उसके हाथ को वापस से उसके कान पर रखते हुए कहा था ना, अपने लॉस की भरपाई मैं विद इंस्टॉलमेंट वसूल करूंगा। ये तो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है, अभी और इंस्टॉलमेंट तो बाकी है। उसके ये कहते ही एक के बाद एक धमाकों की आवाज उसके कान में पड़ती रही। अतीश की आंखें गुस्से में जलने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अबरम को हंसी आ रही थी और तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी गुड़गांव वाली फैक्ट्री को मिलाकर टोटल 5 फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए उसने आगे कहा, पहले तू यहाँ था पर अब यहाँ आ चुका है। ये कहते हुए अबरम के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। तो वहीं अतीश गुस्से में पागल हो गया। तभी कॉल पर जगवार ने उससे कहा, तुझे धमाके की आवाज सही तो सुनाई तो दी ना, अगर नहीं सुनाई दी तो बोल दे, मैंने तेरी बर्बादी का वीडियो शूट भी किया है, सेंड कर दूंगा। उसकी बात सुनकर अतीश ने कॉल कट कर दिया और अचानक ही अबरम की कॉलर पकड़कर उसे घूरते बोला, हाउ डेयर यू बीस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैक्ट्री को ब्लास्ट करने की। मैं तेरी जान ले लूंगा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैक्ट्री में ब्लास्ट करने की। अबर मुझे गुस्से में बौखलाया देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीला मिनी थी, आराम से बेड पर लेटी सो रही थी। तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उसने अपने पैरों के पास देखा तो उसके बेड पर चूहा था। चूहा देखकर वो डर गई। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो कमरे में और भी चूहे थे। ये देखकर नीति और हैरान रह गई और उसने घबराते हुए बोली, हमारे कमरे में इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए। नीति जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई। उसे दरवाजे के बाहर एक शेडो दिखी, जिसमें कोई शक नहीं था कि वह शेडो किसकी है। नीति इस शेडो को गुस्से में देखते हुए बोली, आप इतना गिर जाएंगी हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें परेशान करने के लिए आपने हमारे कमरे में चूहे छोड़ दिए। हम आपको नहीं छोड़ेंगे नहीं। वही रूम के बाहर खड़ी हुई सुनकर नीति की चीख सुनकर मुस्कुराई और खुद से बोली, मेरी नींद उड़ाई थी ना, अब देखती हूँ तो पूरी रात कैसे सोती है। बोल कर वो कोई पुराना गाना गुनगुनाते वहां से चली गई। रूम के अंदर नीति ने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और फिर संभल कर बेड से नीचे आई तो वो रूम से निकलकर हॉल में आ गई और सर्वेंट से बोली, हमारा कमरा क्लीन करो, वहाँ कुछ चूहे घुस आए हैं। जब सर्वेंट ने उसकी बात सुनी तो वो लोग असमंजस में से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था बीस्ट के रूम में चूहा कहाँ से आ सकता है। वो अभी उसे देख रहे थे कि तभी नीति एकदम से साउटेड होकर बोली, हमें देखते रहने से चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे क्या। जाओ जाकर पकड़ो उन्हें। ये पहली बार था जब नीति किसी सर्वेंट पर चिल्ला रही थी। वहीं उसकी तेज आवाज सुनते ही वो लोग तुरंत एक्टिव हो गए और ओके की भी बोलकर जाने लगे। तभी नितिन उन्हें रोकते हुए कहा, और हाँ ध्यान है, एक भी चूहा मरना नहीं चाहिए, हमें सारे चूहे जिंदा चाहिए। ये सुनते ही वे सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर जल्दी से चले गए। नीति हॉल में पड़े सोफे पर वहीं बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था और वह मन में ही खुद से बोली, आपको क्या लगता है सासू माँ, हम आपकी इन हरकतों से डर जाएंगे, आपका पीछा छोड़ देंगे। अरे हम बेला ही बेला, आप जैसी बेलगाम घोड़े को हमें लगाना अच्छे से आता है। खुद से बात करते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वो सरकार स्माइल कर रही थी और फिर अपने सिर को सोफे के कानों से सटाते हुए आराम से
से लीन होकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में अतीश के हाथों में अबरम की कूलर थी और उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वहीं उसे गुस्से में इस तरह तिलमिलाते देखकर अबरम को मजा आ रहा था, उसे सुकून मिल रहा था। अतीश ने जो उसका नुकसान किया था आज उसका बदला उसने उससे सूद समेत वापस ले लिया था। तभी अबरम ने उसकी आंखों में घूरते हुए उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़कर अपनी कॉलर को उससे छुड़ाकर उसने जोरदार का पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। अतीश का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगा। उसने अंगूठे से अपना खून पोंछा और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए उसने अबरम पर पलटवार वार किया। पर उसने उसके हाथ को पकड़कर हवा में ही रोक दिया और फिर से उसके मुंह पर एक पंच मारा। अबरम को तो जैसे एक मौका चाहिए था उसे मारने का, और अतीश ने आज उस पर हाथ उठाकर उसे मौका भी दे दिया था। वे दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सभी बिजनेसमैन उन्हें देख रहे, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। वो बस एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। अबरम अतीश को पूरी तरह मार रहा था। वो उसे मारते हुए काउंटर के पास ले गया और उसे जोर से धक्का दे दिया। अतीश ने खुद को संभालने के लिए काउंटर को पकड़ा। काउंटर पर सारे रखी ड्रिंक सी एक्सपेंसिव वाइन की बोतल टूटकर नीचे बिखर गई और सब दोनों की फाइट को अपनी आंखों से देख रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जाकर उन्हें रोक सके। वो बस एक दर्शक बनकर अपने सामने हो रहे तमाशे को देख रहे थे। पार्टी हॉल अब जोंग का मैदान बन गया था, जहाँ दो ताकतवर आदमी एक दूसरे के सामने अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे थे। अतीश अगर अबरम को एक पंच मारता तो वे बदले में उसे 3-4 पंच मारता। उसने अतीश को इतना मारा था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। कांच के टुकड़े उसके सिर में और गर्दन और कंधों पर चुभ जाने की वजह से उसके सिर में जगह जगह से खून बहने लगा था। अतीश की हालत अबरम ने बहुत खराब कर दी थी। तभी अबरम ने नीचे पड़े हुए दर्द में करा रहे अतीश को उसकी कॉलर पकड़कर उठाया और फिर से उसके मुंह पर एक मुक्का मारा। तो अबरम के इस मुक्के को झेल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसे इतना मारने के बाद भी जैसे उस अबरम का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो इधर उधर देखने लगा और तभी उसने एक वाइन की बोतल को उठा लिया और उसे काउंटर पर जोर से मारा। वो बोतल टूट गई और उसके टूटे हुए हिस्से को लेकर अबरम उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। टाइगर कोने में खड़ा इसका पूरा फाइट का वीडियो शूट कर रहा था। अबरम ने उसे इस फाइट का वीडियो शूट करने के लिए कहा था। टाइगर के होठों पर कुटिल मुस्कान थी और उसने वीडियो शूट करते हुए खुद से कहा, वाह बेस्ट, क्या आइडिया है, आपने तो एक तीर दो शिकार किए हैं। एक तरफ उसे बर्बाद भी कर दिया और दूसरी तरफ उसकी जान लेने जा रहे हैं। अच्छा, आपका ये रूप सबको देखना चाहिए, तभी तो आपके दुश्मन आपसे उलझने से 100 बार सोचेंगे। आज के बाद कोई भी आप पर वार करने से पहले अपनी मौत को याद करेगा। और अतीश खन्ना की हालत को भी अबरम टूटी हुई कांच की बोतल को लेकर उसके पास आया और जैसे ही वो अतीश के सीने में बोतल के टुकड़े को उतारने लगा, तभी अचानक से उसके हाथ में एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया और अबरम का हाथ अतीश के सीने से कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। उसने उस हाथ को देखा जिसे उसे रोकने की हिम्मत की थी। उसकी आंखें हाथ से होते हुए उसके चेहरे पर गई, जो उसे बेहद ही गुस्से से घूर रहा था। और तभी उसके मुंह से निकला, अरविंद खन्ना, तो अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा। ये बोलकर वो तुझसे मुस्कुरा। वहीं अरविंद उसने अबरम के हाथ को और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अबरम मेरे बेटे को मारने की। इस बात पर अबरम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, इतना सब कुछ देखने के बाद भी हिम्मत की बात कर रहे हो मिस्टर खन्ना, कहो तो सबके सामने तुम्हें भी अपनी हिम्मत दिखा दो। अरविंद ने ये सुनते ही गुस्से में कहा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुम्हारे बाप की तरह हूँ, तुम इससे बात करो मुझसे। अरविंद खन्ना का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया था। उसकी काली खौफनाक आंखें और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। वो अपने एक एक शब्द को पीस पीस कर बोल रहा था। उसे अबरम पर अभी भी इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी उसे यही खत्म कर दे, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए सिर्फ उसे रोक रहा था। वहीं जब अबरम ने उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसे भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, मेरे डेढ़ से खुद को कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम एक नीच कमीने घटिया इंसान हो जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और तुमने अपने बेटे को भी अपने जैसा ही बनाया है। और मेरे डेढ़ एक है इंसान, अगर दोबारा मेरे डेढ़ को खुद से कंपेयर किया मैं तो हलक से जुबान खींच लूंगा और खाल खींच कर भूसा भर दूंगा। अबरम के मुंह से ऐसी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखते हुए खुसर खुसर करने लगे। अरविंद को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। सभी के सामने अबरम ने आज उसकी बहुत बेइज्जती कर दी थी। उससे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तभी उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आज जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अबरम, तुम नहीं जानते अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये बोलकर जोर से चिल्लाया रुस्तम। रुस्तम उसके 2-3 चिल्लाने पर ही रुस्तम वहां भागा आया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे घूरते हुए अरविंद ने आगे कहा, जब ये अतीश पर हाथ उठा रहा था तब तुम कहाँ थे? तुम्हारा काम है इसे प्रोटेक्ट करना और तुम इसे यहाँ अकेला छोड़कर बिल में चुप कर बैठे थे। रुस्तम ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, सर मैं तो यहीं था। सर ने नहीं, मुझे कुछ काम के लिए बाहर भेजा था, मैं बस अभी आया हूँ सर। ये सब कैसे हो गया, किसने किया ये सर? आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुस्तम एक ही साथ में ये सब बोल गया। उसकी बात सुनकर अरविंद ने अबरम की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे सर को नुकसान पहुंचाने वाला ये है। जब रुस्तम ने अबरम को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो अच्छे से जानता था अबरम कौन है और क्या कर सकता है। उससे लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वहीं रुस्तम को
हक्का बक्का देखकर अबरम ने मुस्कुराते हुआ क्या हुआ, अपने सर को नुकसान पहुंचाने वाले की तुम जान लेने वाले थे ना, तो आओ लो मेरी जान, ये कहते हुए वो एक कदम चल कर आ गया है। उसे अपने पास आते देखकर रुस्तम ने अपने कदम पीछे ले लिया। तभी दोनों के बीच अरविंद आकर खड़ा हो गया और उसने अबरम की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम बहुत पछताओगे, तुमने आज मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबरम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। अरविंद खन्ना, तुम बाप बेटे ने जो मेरे सिर में दर्द कर रखा है, अब वक्त आ गया है उस दर्द का इलाज किया जाए। और अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर बाकी है। जल्दी तुम दोनों हाथों में कटोरा पकड़े सड़क पर भीख मांगते नजर आओगे। ये सुनते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया और अरविंद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए दांत पीस कर कहा, इससे पहले मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। अबरम ने अपनी सरकास्टिक स्माइल को बरकरार कर रखते हुए कहा, भौंकने वाले कुत्ते, काटने की धमकी कब से देने लगे। उसकी बात सुनकर अरविंद ने एक नजर सबको देखा तो सभी उसे देखते हुए मुंह दबाकर हंस रहे थे। उन्हें खुद के ऊपर हंसते देखकर उसने अबरम से कहा, यहाँ इतने सारे लोग हैं और सभी ने तुम्हें अतीस पर हाथ उठाते देखा है और तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब अब ये सब खुद तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे, मैं भी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ और तुम अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगवाता हूँ। बीस्ट, अब तुम लंबे समय के लिए जेल जाने वाला हो। फिर से ये बोलकर वो अपना फोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था पुलिस का नाम सुनकर अबरम डर जाएगा और उससे माफी मांगेगा, पर उसकी सोच की लोट अबरम अभी भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। और तभी उसने एकदम ही फ्री स्टाइल में कहा, पुलिस को कॉल कर रहे हो, शौक से करो। अरविंद खन्ना, पुलिस आएगी और पर वे मुझे नहीं तुम्हारे आवारा बेटे को लेकर जाएगी। ये सुनते ही उसकी आंखें कठोरता से अबरम को देखने लगी। तभी उसने टाइगर की तरफ देखा तो उसने अपना फोन अबरम के हाथ में रख दिया। उसने टाइगर के फोन में वीडियो कॉल की और उसे अरविंद के सामने रख दिया। जब अबरम और अतीश एक दूसरे से बातें कर रहे थे तभी अचानक से अतीश ने ही उसकी कॉलर पकड़ने ली और उसे धमकी देने लगा। उसमें साफ साफ ये दिख रहा था कि फाइट की पहल अतीश ने की थी और जान से मारने की धमकी भी उसने ही दी थी। अबरम ने तो उसे अपने बचाव में उसे मारा था। पूरा वीडियो देखकर अरविंद खुद को लूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो एक तरफ उसकी फैक्ट्री जलकर राख हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे की ऐसी हालत थी और अब वे कुछ भी नहीं कर सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।